हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको ज्योग्राफी कवर करवाने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 6 से लेके 9 तक की फुल टू ज्योग्राफी विद सॉल्यूशन कवर करवा चुके हैं। अब हम आपको करवाएंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मैं पार्ट 1 पहले ही बना चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खनन को घातक उद्योग मतलब किलर इंडस्ट्री बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनय में पर्यावरणीय कानून का क्रियान्वयन अनिवार्य है। ठीक है, दृढ़ संरक्षण होना चाहिए अगर आपको किलर इंडस्ट्री बनानी है तो। खनिज का संरक्षण किस प्रकार होता है? हम सभी को उद्योग, कृषि को खनिज निक्षेपों और उनकी विनिर्मित पदार्थ पर भारी विभिन्नता निर्भरता स्पेक्ष होती है। ठीक है, हम भी काफ़ी पदार्थों पर डिपेंड होते हैं। खनन योग्य शेप की कुल राशि असार्थक अंश होती है, भूपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की अभिक्रियाएं धीमी होती जा रही है। ठीक है, और उनके वर्तमान में उपयोग की दर की तुलना में अनेक पुनर्भरण की दर को अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और नवीनीकरण योग्य होते हैं। मैं अपनी पहले ही क्लास में आपको बता चुकी हूँ अनवीनीय योग्य कौन कौन संसाधन हैं। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देख ली। ठीक है, शिक्षा विद आशा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन अल्पजीवी अयस्क के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों की उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी घटती जाती है। गुणवत्ता आपके खनिज संसाधनों की सुव्यवस्था एवं सत्यापोषण ढंग से प्रयोग करने के लिए तालमेल युक्त प्रयास होना चाहिए। निम्न कोटि के अयस्क का कम लागतों का प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सत्य विकास करना होना चाहिए। ठीक है, डेवलप में होना चाहिए। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का उपयोग करना, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करके भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण का उपयोग करना। जरा ध्यान से सोचकर बताइए कि उन पदार्थों की सूची बनिए जहाँ पर खनिजों की अपेक्षा उनकी प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, या जिसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन क्या है। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए, उद्योगों में मशीन के संचालन के लिए। मतलब यदि हमें कोई रोशनी चाहिए तब भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, खाना पकाना तब भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, गाड़ी को चलाना तब भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, किसी मशीनों को चलाना तब भी हमें ऊर्जा के उपयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। मतलब विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत संसाधन में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत आते हैं, जो जल से निर्मित होते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं दोनों इसमें निर्मित होते हैं। इसी प्रकार गैर परंपरागत संसाधन में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए गए हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहु यातायात में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार एक अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा 70% से अधिक दो संसाधनों से प्राप्त होती है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इसका उपयोग करना बहुत कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग हतो उत्साहित किया जाता है। अत्यधिक उपयोग किसका किया जाता है बच्चों? उपलों का, क्योंकि इससे स्वार्थिक मूल्यवान खाद का उपयोग होता है। अच्छे अच्छे मूल्यवान खाद्य खाने की चीज़ें होती है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जाता है। परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला। भारत में कोयला बहुत यातायात में पाया जाता है। एक हमारा जीवाश्म ईंधन होता है। तो एक मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन है। ये देश की ऊर्जा आवश्यकता का महत्वपूर्ण भाग करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन
उद्योग, घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। भारत अपने वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि कोयलों का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई, दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको इस मैप में दे रखा है कि भारत में जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो कहाँ पर आपको देखने में मिलती हैं। जिसमें कुछ राज्यों के नाम बता रही हूँ: सोनीपत, दिल्ली, गुड़गांव, आंवला, शाहजहाँपुर, औरैया, जमशेदपुर। इन सारे इलाकों में आपको देखने में मिलेगा। सिंगरेनी। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मैप लेना है जिसमें हमने कोयला क्षेत्र भरना है, कोयला खाने, तेल क्षेत्र, मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र, ये सब आपको उसमें फिल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट और दलदलों में क्षय होते पदार्थों से पीट उत्पन्न होती है, जिससे हम कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा में व निम्न ताप क्षमता होती है। ग्लानाइट एक निम्न कोटि का भरपूर कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त भी होता है। ग्लानाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबते हुए अधिक तापमान से प्रभावित कोयला को बिटुमिनस कोयला कहते हैं। बिटुमिनस कोयला, तो सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? बिटुमिन कोयला वाणिज्यिक पदार्थ में स्वार्थिक लोक में देखने को मिलता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयला का उपयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व होता है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। अक्सर ये एसएससी क्वेश्चन, DSSB, ND के क्वेश्चन में ये और CDSC क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन कि सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है। भारत में कोयला दो प्रमुख भागों में देखने को मिलता है। एक गोंडावन, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक होती है। दूसरी टर्शियर निक्षेप, जो 55 लाख वर्ष पुराने होते हैं। गोंडवाना कोयला, जो धातु शोधन कोयला होते हैं। इसके प्रमुख संसाधन जो दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल और झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित होता है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी देखने को मिलते हैं। टर्शरी कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्व राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। ये स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ जिसका उपयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग, ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र अथवा उनके निकट के स्थापित किए जाते हैं, जो आसानी से उपलब्ध कराए जा सके। इस प्रकार हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। भारत में कोयला के पश्चात ऊर्जा का दूसरा स्थान पेट्रोलियम और खनिज तेल आता है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल संसाधन, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, असंख्यक रासायनिक उद्योग नौडिवत बिंदु काम करते हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोल की उपस्थिति टर्शरी युग की शैल संरचनाओं की उपनति भ्रष्ट टैप पर पाई जाती है। अपनीति और गुणवत्ता वाले देशों में यह वहाँ पाया जाता है। उद्वलन के शीर्ष में तेल टैप होता है। पहले के दिनों में तेल के टैप हुआ करते थे। तेल धारक परत संरत चूना पत्थर, बालू पत्थर होता है, जिसमें से तेल प्रभावित हो सकता है। मध्यवर्ती असंध परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। ठीक है, नीचे आने से उसको रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच में भ्रंश टैप पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर आ जाती है। भारत में कुल पेट्रोलियम के उत्पादन 63% भाग मुंबई हाई से, 18% गुजरात से, 16% असम से प्राप्त होता है। मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल के चिन्हित है। अकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम में भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुग रीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र माने गए हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा ईंधन है, जो पेट्रोलियम के साथ साथ अथवा अलग भी पाया जाता है। इसी ऊर्जा के एक संसाधन के रूप में
और रासायनिक उद्योग एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल समझा जाता है, इसलिए ये वर्तमान शताब्दी का ईंधन होता है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे जाते हैं। ठीक है। पश्चिमी तट के साथ साथ मुंबई हाईवे संधि क्षेत्र में संवाद के खाड़ी यहाँ पाए जाने के मुख्य कारण हैं। भारत ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, आइए देखते हैं। पनकी में, पेछा में, रावत भाटा, नरोरा, फरीदाबाद, दिल्ली, अनेक जगह जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो रेड कलर आपको आणविक के बारे में बताता है और ब्लैक कलर आपको तापीय विद्युत ऊर्जा के बारे में बताता है। ठीक है। वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जमशेदपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाईवे और वसीन के पश्चिम व उत्तरी भाग के उर्वरक विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। इस धीमी भारत की गैस उत्पादन को संवेग मिलाता है। ऊर्जा उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़न प्राकृतिक गैसें CNG प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय होता जा रहा है। विद्युत क्या है? आधुनिक विश्व में विद्युत का अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा विस्तृत इसके प्रति व्यक्ति को उपभोग विकास का सूचांक माना जाता है। विद्युत हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। अच्छा, हम पढ़ेंगे कौन कौन से। पहला है प्रवाहित जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, जल से। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जलाने से टरबाइन चलाकर ताप ऊर्जा बनती है। तो आपसे पूछा जाता है कि ताप ऊर्जा किस प्रकार बनती है, तब भी आपका ये क्वेश्चन बनेगा। और हमारी विद्युत ऊर्जा किस प्रकार बनती है वो बता सकते हैं आप। और हमारी विद्युत ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर ये भी है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही हो जाती। क्रियाकलाप कुछ नदी घाटी परियोजना के नाम बताने हैं। इन नदियों पर बने बांधों के नाम भी आपको बताने हैं। तेज बहते जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो नवीनीकरण योग्य संसाधन होता है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नागल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, कॉपली हाइडल परियोजना इत्यादि। ताप विद्युत कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में उपयोग किया जाता है। ताप विद्युत गृह अनवीनीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। अपने राज्य के ताप विद्युत की गृह जानकारी करें और उनके ईंधनों के नाम भी आपको दर्शाने हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं? आज हम पढ़ेंगे। ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल, गैस, जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर बना दिए। कोयले पर हम बहुत डिपेंड है, तेल पर और गैस पर अत्यधिक डिपेंड है। गैस और तेल की बढ़ती कीमतों इनके संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित की प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन का उपयोग गंभीर पर्यावरण की समस्या उत्पन्न करता है। अत्यधिक नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के ऊपर बहुत ही जरूरत है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत संसाधन कहलाती हैं। तो आपसे 10th क्लास के एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत धूल जल जीव भर संसाधनों में समृद्ध होता है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहत कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा क्या है? परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, विमुक्त होता है निकलना। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत में श्रृंखला में देखने को मिलते हैं। इसका प्रयोग परमाणु आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरला में मिलने वाले मेनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के मानचित्र 6 परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों की स्थिति दिखाई गई है। राज्यों के नाम याद करने हैं। ठीक है, आपको सौर ऊर्जा क्या याद करेंगे हम? सौर ऊर्जा
भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं होती है। फोटोवोल्टाइक्स धूप के रूप में सीधा विद्युत से परिवर्तित होता है। भारत के ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। कुछ बड़े ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित बनाए गए हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से ग्रामीण घरों में उपले तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि भी खाद्य की प्राप्ति आपूर्ति होगी। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना। भारत में पवन ऊर्जा फोम की विशालतम पेटी तमिलनाडु, नागरकोइल में और मदुरई में स्थित है। तो आपसे पूछ सकते हैं पवन ऊर्जा कहाँ देखने को मिलते हैं? तमिलनाडु इसमें। देखिए, इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा के फॉर्म हैं। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावित प्रयोग में लाए जाने वाले देश हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के रूप में घरेलू उपयोग किया जाता है, जिसे हम बायोमास कहते हैं। ठीक है, बायोगैस कहते हैं जैविक पदार्थों के अपघटन। जो जैव पदार्थ सड़े गले पदार्थ उससे यह उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपले व चारकोल अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते। पशुओं का गोबर उपयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानी को दो प्रकार से लाभान्वित करती है, प्रॉफिट पहुंचाती, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक में। ठीक है, बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सक्षम होती है। यह उर्वरक की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है और उपले लकड़ी को जलाने से रोकती है और वृक्षों के नुकसान पहुंचाने से रोका जाता है। अब हम पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरण खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर ये बांध उत्पन्न किए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरीय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और बंद होने में बांध ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन को ले जाता है। भारत में संभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात और पश्चिमी बंगाल में सुंदूर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के आदर्श दशाएं उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप का उपयोग करके उत्पन्न किए जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ साथ पृथ्वी प्रग्रामी ढंग से तप हो जाती है, एकदम से गर्म। जहाँ पे भूतापीय प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, वहाँ पे आपको भूतापीय ऊर्जा देखने को मिलेगी। गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र में भूगत जल चट्टानों से ऊष्मा का शोषण होता है, चट्टानों से भी ऊष्मा निकलती है और ये इतना तप हो जाती है, एकदम से गर्म हो जाती है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठती है और ये भाप में परिवर्तित हो जाती है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पर्वतीय घाटी में स्थित है, दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में देखने को मिलती है। अब है ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह बनाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके लिए निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट, पैसे लगाए जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियावधी आर्थिक विकास की योजना को
चालू रखने के लिए ऊर्जा की मात्रा बड़ी मात्रा होती है। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकार धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसी प्रकार ऊर्जा विकास के स्तरीय पोषण मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता होती है। ऊर्जा संरक्षण की प्रयोजनी नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सत्य पोषण विकास के दो आधार होते हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। ऊर्जा के सीमित संसाधनों के नियासक उपयोग करने के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए जागरूक नागरिक के रूप में यह यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग न हो रहे तो बिजली आदि इत्यादि विद्युत बचाएं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आपको बचाना है। और उपकरण को प्रयोग किए तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा संसाधन का उत्पादन होता है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे 5th चैप्टर की एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों से अपघटन बनाता है? क्या वह कोयला है, बासाइट है, सोना है या जस्ता है? तो इसका आंसर आप लोग देंगे। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? तो इसका आंसर है हमारा बॉक्साइट। क्या बच्चों? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कॉडरनोमा निम्नलिखित खनिजों के उत्पादन का अनिवार्य पदार्थ कौन सा है? बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा, अयस्क या तांबा? तो इसका आंसर है हमारा अभ्रक। ठीक है। निम्नलिखित चट्टानों में किस चट्टानों के स्तर से खनिजों का निक्षेपण संचालन होता है? तटछली चट्टान, कायतीय चट्टान, अग्नेय चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है तलछटीय चट्टान। नेक्स्ट है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वह खनिज तल है, यूरेनियम है, थ्योरियम है या कोयला है? तो इसका आंसर है बच्चों कोयला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके आंसर आपको 30 शब्द में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहा और लोहा खनिज में क्या डिफरेंस होता है? मैंने आपको भी पढ़ के बताया कि लोहा और लोहा खनिज में क्या अंतर देखने को मिलता है। लोहा और अलोहा खनिज वे खनिज जिसमें लोहा का अंश देखने को मिलता है। लोहा और अलोहा खनिज वे खनिज है जिसमें लोहा का अंश अधिक होता है, जिसे हम लोहा खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, अयस्क, मैंगनीज और निकल या कोबाल्ट। जिन खनिजों में लोहा का अंश नहीं पाया जाता, ये बहुत कम होता है, उसे अलोहा खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटनाइट आदि। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत और अपरंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न विद्युत, जल विद्युत, सीमित लगातार प्रयोग से विद्युत और परमाणु शक्ति ऊर्जा के परंपरागत संसाधन होते हैं। इन संसाधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता। ये स्रोत लगातार बहुत सीमित होते जा रहे हैं, जैसे सूर्य, वायु, ज्वार भाटा, बायोगैस। ठीक है। और मनुष्य के मलमूत्र आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन होते हैं। ये संसाधन नवीकरण योग्य होते हैं और इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कि खनिज क्या है? आप जानते हैं खनिज क्या है? खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जो शैवाल से प्राप्त होते हैं। भूविज्ञानी के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप है, खनिज क्या है, जो हमें नेचुरल थिंग से मिला है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है, जिसमें कठोर, ठोस और नरम चूना तक शामिल होता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि और क्रांतीय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है? अग्नि और क्रांतीय चट्टानों में खनिज दरारें, जोड़े और भ्रंशों पर विस्तृत होती है, मतलब मिली होती है। छोटे जमाव शिराओं के रूप में या और वितरित जमाव परत के रूप में पाई जाती है। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेली जाती है। ऊपर होते हुए ठंडी होकर जम जाती है। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इस तरह शिराओं व जमाव के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों।
इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें खनिज की आवश्यकता या संरक्षण क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, जो मैंने अभी बताया आपको, कि वर्तमान उद्योग के युग में भी खनिजों के भारी प्रयोग होते हैं। खनिज निर्माण में भूगर्भीय प्रक्रियाएं धीमी हैं। इनके वर्तमान में उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्निर्माण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के स्तर, उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता भी घटती जा रही है, इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए खनिजों का सुनियोजित और पोषणीय ढंग से प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसमें हमें 120 शब्द में उत्तर देना है, पर इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, फिर आंसर आपको खुद लिखना है। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। अभी मैं आपको मौखिक रूप से समझा रही हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करूँगी। साथ में मैं आपको इसके एक एक लेक्चर के बारे में और क्वेश्चन आंसर के बारे में, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण को समझाना है कि कहाँ कहाँ से पाया जाता है। फिर इसमें कम कार्बन, नमी की अधिक मात्रा में ताप क्षमता होती है। लिगाइट, ये निम्न कोटि को भूरे रंग का होता है पहली बात, और ये बहुत मुलायम देखने को मिलता है, उसमें नमी युक्त होता है। बिटुमेंस, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयलों को बिटुमेंस कोयला कहते हैं। एंथ्रासाइट, ये सबसे उत्तम कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है। ये काला व ठोस देखने को मिलता है। कोयला की भारत में विस्तृत भंडार है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भीय योगों के शैल में पाया जाता है और गुणवान, जिसकी आयु 200 वर्ष लाख वर्ष से अधिक है। दूसरी टर्शरी निक्षेप में लगभग 55 लाख वर्ष पुराने गोंडवाना कोयला, जो धातु शोधन कोयला है। इसके प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी है, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झीरिया, रानीगंज, बकोरिया में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन व वर्षा नदी घाटी में कोयला के जमाव जाते हैं। टर्शरी कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। 1998 में भारत में कुल 32 करोड़ टन कोयला का उत्पादन हुआ, जबकि 1951 में कोयला का उत्पादन 3.23 करोड़ टन हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, किस प्रकार आपको समझाना है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीमित संभावनाएं होती है, लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधीपुर में देखने को मिलता है। सौर ऊर्जा से धूप के बड़े बर्तन किरणा मुक्त किए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश प्रकृति की मुफ्त उपहार जैसा होता है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का उपयोग उठा सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये एक बार प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। वहीं सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन होता है, इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से घरों में उपले लकड़ियों पर निर्भर न्यूनतम किया जा सकता है। फलस्वरूप ये पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि भी खाद्य आपूर्ति होगी। सौर ऊर्जा का उपयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु मुक्त रहित बनाने में और सड़कों पर रोशनी आदि करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे NCERT के बच्चों क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। जिन बच्चों को डाउट हो, क्वेरी हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन बच्चों को मेरा लेक्चर पसंद है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैं जल्द ही आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन PDF के ज़रिए प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।